जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ कर दी है अपनी अप्रैल मंथ के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई ने रिलीज़ कर दी है अपनी। उस पर आज बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और किस तरीके के टूल्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके की वेरियस रेट्स होती हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई के इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन पर्पस रहता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इसको समझने से पहले हम 3-4 टर्म्स जो है वो समझ लेते हैं अच्छे से, जिससे अपने को इसको समझने में आसानी होगी कि कौन कौन सी रेट्स होती हैं। ठीक है, तो 3 सिमिलर रेट्स होती हैं, उनके अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। एक ही साथ में समझते हैं और सिंपल से वे में समझते हैं। रेपो रेट, ठीक है, एक होती है बैंक रेट, एक होती है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आगे दे रखी है। तो ये तीनों वो रेट होती हैं जिसमें आरबीआई, मान लीजिए यहाँ पे आरबीआई है और यहाँ पे बैंक है, कोई भी बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक है। तो आरबीआई जब बैंक को पैसा देता है, आरबीआई जब किसी बैंक को पैसा देता है, तो उस पैसे के बदले में ये बैंक जो है वो आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, कुछ ब्याज देगा। तो जिस दर पे ये बैंक आरबीआई को ब्याज देगा वो रेट होती है रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सिंपल एज दैट। जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को उधार पैसा देता है वो रेट होती है रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम हर एक रेट के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, हर 5-5, 10-10 मिनट के, जिसमें हम इन रेट्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम सिंपल वे में समझते हैं कि रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। कि जब आरबीआई किसी बैंक को पैसा देता है तो बैंक उसके बदले में आरबीआई को कुछ ब्याज देता है। तो वो ब्याज जिस दर पे ब्याज देता है वो होती है रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसके लिए 2 और टर्म होती है, 4 और 5वीं टर्म जो होती है वो होती है रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्या होती है। देखो ऊपर देखो रेपो रेट है और नीचे रिवर्स रेपो रेट है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा। एक सिंपल सा हम क्या समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है और यहाँ पे बैंक है, ये बैंक है। तो इसके अंदर आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, बैंक आरबीआई को पैसे देंगे नहीं, लेकिन बैंक आरबीआई के अंदर पैसा जमा करवाएंगे। बैंक आरबीआई के अंदर पैसा जमा करवाएगा तो आरबीआई उसके बदले में बैंकों को कुछ ब्याज देगा। वो ब्याज जो है वो कहलाता है, वो ब्याज जिस दर पे देगा वो होता है रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। सिंपल। इसके अंदर रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ के अंदर आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा दे रहा था और बैंक जो है वो आरबीआई को इंटरेस्ट दे रहे थे। वो जिस रेट पे दे रहे थे वो हो रही थी रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इसके अंदर जो है आरबीआई जो है वो बैंकों को इंटरेस्ट पे करेगा, जिस रेट पर पे करेगा वो होगी रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। 2 टर्म और होती है सीआरआर और एसएलआर। ये होती है कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। फॉर द फ्यूचर पर्पस फॉर एनी बैंक, मतलब किसी भी बैंक के लिए फ्यूचर पर्पस के लिए आरबीआई जो है उन बैंकों को बोलता है कि आप कुछ पैसा जो है अपना कैश रिजर्व रेशो में जमा रखिए। ठीक है, मान लीजिए कि किसी बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि सीआरआर की रेट कितनी है, 20% है। तो उसमें से आरबीआई का कहना यह है कि आप 20 रुपये जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास यानी आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशो के रूप में रख दीजिए। समझ गए। सीआरआर जो है वो है कि फॉर द फ्यूचर पर्पस, अगर कहीं भी कुछ भी ट्रबल आ जाती है बैंक के पास या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे बैंक जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जाने लगता है, तो उस टाइम ये सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशो, ये ग्राहकों का वापस भुगतान करने के लिए काम आता है या फिर बैंकों को वापस संभालने के लिए काम आता है। तो ये जो सीआरआर जो है ये है वह पैसा जो बैंक, नॉर्मल बैंक जो है वो आरबीआई के पास जमा रखते हैं कि ये पैसा हमारा आपके पास पड़ा है। और एसएलआर जो है
वो इस तरीके का पैसा होता है। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो वो किसी भी एंटिटी में, गोल्ड हो सकता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है, कैश के रूप में वो जो है बैंक अपने पास जमा रखता है। देखो CRR तो है वो अपने आरबीआई के पास जमा करवा देता है, लेकिन SLR जो है वो खुद के पास जमा रखता है अलग से, ठीक है। और ये पांचों टर्म रेट्स की थी और ये कुछ 2 टर्म्स और थी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी 1 साल के अंदर 6 बार आती है, 1 साल के अंदर 6 बार आती है। अभी आई है अप्रैल के अंदर, फिर 1 महीना छोड़ के जून में आएगी, फिर अगस्त में आएगी, फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर में आएगी, फिर नवंबर छोड़ के दिसंबर में आएगी और फिर जनवरी छोड़ के फेब में आएगी। तो ये 6 बार रिलीज होती है 1 साल के अंदर, 6 बार, ठीक है। 1 साल के अंदर 6 बार ये रिलीज होती है। और इसके अंदर मेंबर कितने होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मेंबर होते हैं कितने? 6 मेंबर, 6 मेंबर टोटल होते हैं। इसमें से 3 तो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 होते हैं आरबीआई के, ठीक है। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी 1 साल में 6 बार लाई जाती है, बाई मंथली लाई जाती है, 1 महीना छोड़ के 1 बार लाई जाती है। और इसके अंदर कुछ रेट्स होती हैं जिनके अंदर परिवर्तन करके हम मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी आरबीआई मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। एज सिंपल एज दैट। यही था मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा ब्यौरा। अब समझते हैं क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिख रखा है, मॉनेटरी पॉलिसी बाय विच मैनेज मनी सप्लाई, यानी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम है तो आरबीआई किस तरीके से इन बैंक रेट्स के अंदर फ्लक्चुएशन करेगा जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाए या फिर मनी सप्लाई कम हो जाए। तो उसके लिए आरबीआई इन रेट्स को परफॉर्म करता है जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम या ज़्यादा हो जाए, महंगाई को कंट्रोल करता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस जो होता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का, वो होता है टू एंश्योरिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसका मेन पर्पस होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। और अदर देन दिस प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट और स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी इसके कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो मेन जो पर्पस होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, जो हर 2 महीने में आती है, उसका पर्पस होता है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, महंगाई को कम या ज़्यादा करना, यानी महंगाई को संतुलित रखना, ठीक है। समरी ऑन कंक्लूजन में हम देखते हैं कि अभी की जो सिचुएशन है, अभी की जो सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई के गवर्नर साहब हमारे श्री शक्तिकांत दास जी ने कहा था पहले कि उन्होंने एक ईडीएम यूज़ करी थी कि एलिफेंट वॉज इन द रूम। एलिफेंट वॉज इन द रूम, एलिफेंट वॉज इन द रूम का मतलब होता है कि वी आर इन द ट्रबल। जब 2022 का टाइम था तब इन्फ्लेशन जो है वो 6% से भी ज़्यादा हो गया था। जब 6% से ज़्यादा हो गया था तो आरबीआई तो एक तरीके से प्रॉब्लम हो गई थी कि 6% से ज़्यादा हो गया तो उसको वापस कंट्रोल में कैसे लाया जाए। तो इन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर फ्लक्चुएशन करके उसको कंट्रोल में लाया गया। और अभी जो है उन्होंने ये यूज़ किया है कि नाउ एलिफेंट इज़ आउट ऑफ द रूम, मतलब वी आर आउट ऑफ द ट्रबल। अभी हम ट्रबल में नहीं है, तो ट्रबल में नहीं है और हमारी इकोनॉमी जो है वो सही चल रही है। तो उस हिसाब से हमने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है, उसकी रेपो रेट जो है वो 6.50 ही रखी है। तो रेपो रेट अभी हमने समझा, रेपो रेट क्या होती है जिस पे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। तो ये 6.50 जो है ये वह रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को पैसा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वही होती है जिसमें बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देते हैं और आरबीआई किस रेट पे बैंकों को वापस ब्याज देगा? 6.25% की रेट पे आरबीआई जो है वो बैंकों को वापस पैसा देगा, ब्याज देगा। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी सेम एज रेपो रेट होता है, लेकिन इनके अंदर एक माइनर सा डिफरेंस होता है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि रेपो रेट के अंदर तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी जाती है वो कौन सी होती है, और एमएसएफ के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंकों के द्वारा दी जाती है वो कौन सी होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी क्या होती है वो आगे आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट तीनों ही सेम टर्म्स होती हैं जिसमें आरबीआई बैंकों को पैसा देता है और बैंक्स जो है वो आरबीआई को वापस अपना ब्याज देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो अनचेंज रही है 6.50। अब इनके अंदर नेक्स्ट आता है कि इन्फ्लेशन क्या, इन्फ्लेशन को किस तरीके से मापते हैं। तो इन्फ्लेशन को मापने का अपने यहाँ पे एक कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है
अभी रिसेंट में जो बजट जारी किया था निर्मला सीतारमण जी ने, इंतरिम बजट, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वी आर इन द टॉलरेंस बैंड। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि वी आर इन द टॉलरेंस बैंड का मतलब होता है ++-4 +-2, यानी महंगाई जो है वो इतने परसेंट में रहनी चाहिए, 4 से +2 होके 6 और 4 से -2 होके 2, 2, 4 और 6 के बीच में रहनी चाहिए। ये होता है टॉलरेंस बैंड। मतलब अभी हम महंगाई के बीच में है, ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगाई भी नहीं है और ज़्यादा वो भी नहीं है, उनका कहने का मतलब ऐसा है। तो ये 6 जो है वो क्या कहलाता है, अपर टॉलरेंस बैंड, अपर टॉलरेंस बैंड, और ये 2 जो है वो कहलाता है लोअर टॉलरेंस बैंड। यानी महंगाई जो है वो 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। और और मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपना मिनट्स जो है वो रिलीज करेगी 19 अप्रैल को। कब रिलीज करेगी? 19 अप्रैल को वो अपना विवरण पूरा का पूरा जो है वो 19 अप्रैल को रिलीज करेगी। ध्यान रखिएगा इसका अंतराल जो मतलब 5 से 19, 5 तारीख को अभी ये स्टेटमेंट आया है, तो 5 से 19 के बीच का अंतराल जो है वो 14 दिन का अंतराल रहता है। ये क्वेश्चन आ भी गया है पहले कि कितने दिन के अंतराल में वो अपना मिनट्स जो है वो रिलीज करती है, तो 14 दिन के अंतराल में। और अभी जो अप्रैल में आई है और अगली कब शेड्यूल की गई है, 5 से 7 जून के बीच में। ठीक है, अब ये अप्रैल का डाटा दे रखा है कि क्या है, आरबीआई, हाँ सीपीआई, तो जो महंगाई है और जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रखी गई है अभी के हिसाब से। 5 मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्रोजेक्शन 2024, द डिटेल्स आर गिवन ब्रो। इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी जो है वो 7% से ग्रो करेगी, जीडीपी जो है वो अपनी 7% से ग्रो करेगी। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बेस्ड इन्फ्लेशन कितना रहेगा, 4.5। ये 4.5 किसके बीच में आ रहा है, 2 से 6 के बीच में ही आ रहा है ना। तो आरबीआई का मानना यह है कि हम 4.5 की इस डिमांड को हम पूरा कर लेंगे आने वाले समय में, ऐसा उनका मानना है। दैट इज वाई निर्मला सीतारमण सेड दैट वी आर इन द टॉलरेंस बैंड। ठीक है, अब इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। 6 मेंबर कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर शशांका भिड़े, अश्मिता गोयल, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल डी बत्रा और शक्तिकांत दास, और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। तो इसमें से 3 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है और 3 जो है वो कहाँ से हैं, आरबीआई से हैं। तो इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा शशांका भिड़े, एक तो ये रहे, ये वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं, अश्मिता गोयल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं, और एक प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ये वाले जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। बाकी जो बचे, एक तो अपने स्वयं शक्तिकांत दास जी जो अपने आरबीआई के गवर्नर हैं, एक बचे हैं डॉक्टर माइकल डी बत्रा जो कि अपने आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं, और राजीव रंजन जो हैं वो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ईडी है। ठीक है, तो इन 6 लोगों में से 5 लोगों ने तो यही कहा है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा जाए, 6.50 पर ही रखा जाए। लेकिन एक जो व्यक्ति थे प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, उन्होंने वोट किया है कि 25 बेसिस पॉइंट कम। अब 25 बेसिस पॉइंट क्या होता है कि 1% की वैल्यू होती है 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि इसको 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया जाए, लेकिन मतलब कितना कर दिया जाए, रेपो रेट को 6.25 कर दिया जाए। लेकिन मैक्सिमम वोट्स किस तरफ से कि 6.50 ही रखा जाए रेपो रेट को, तो वो इसको ही रखा गया। अब मान लीजिए कि आप कहीं अपन सोचें कि अगर 3-3 दोनों तरफ हो जाए, मतलब 3 इस साइड में हो जाए और 3 इस साइड में हो जाए, तो फैसला कैसे होगा कि क्या रेपो रेट रखी जाए। तो फिर फाइनल फैसला जो है वो डिपेंड करता है आरबीआई के गवर्नर साहब की तरफ, शक्तिकांत दास जी की तरफ। अगर वो जिस साइड में जाएंगे वो साइड का फैसला मान लिया जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी अपन ने अभी बात करी आरबीआई के, जितनी भी अपन रेट्स की बात करी उसका समरी है कि रेपो रेट कितना रखा गया है। रेपो रेट रखा गया 6.50, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, एमएसएफ जो है 6.75, बैंक रेट 6.75, कैश रिजर्व रेशो 4.50 रखा गया है। मतलब 100 में से 4.50 पैसा जो है वो आपको हमारे पास सेव रखना पड़ेगा। मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 100 में से 4.50 पैसा जो है वो बैंकों को आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ेगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18% के रूप में उनको अपने पास भी, बैंकों को खुद के पास भी रखना पड़ेगा। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो अपन ने डिस्कस कर ही है, ये सारे रेट। ठीक है, 1 सेकंड गाइस। तो ये सारे रेट्स थे, और इन रेट्स के अंदर एक संबंध रहता है कि रेपो रेट जो है, मान लीजिए रेपो रेट से +0.25 करके जो रहता है वो रहता है एमएसएफ या बैंक रेट, और -0.25
0.25 करके रहता है SDF। आप देखेंगे कि रेपो रेट जो है वो 6.50 है और SDF इससे 0.25 कम 6.25 है, और MSF और बैंक रेट जो है वो इससे 0.25 ज़्यादा यानी 6.75 और 6.75 है। कैश रिजर्व रेशो जो है वो 6.50 है, जो अपन ने समझ लिया है। तो ये थी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल की, जो इस वित्त वर्ष की पहली मॉनेटरी पॉलिसी थी, यानी इस फिजिकल ईयर 2024-25 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी RBI द्वारा रिलीज़ की गई थी, जो कि किस काम आती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। पूरा इनका पर्पस रहता है कि महंगाई को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद आप सभी को।